वेलकम टू AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। 4 दिसंबर 2023 एसएससी जेईई मेंस लगभग एक महीना शेष और आशा करता हूं आप सभी की तैयारी जोरदार चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं शौर्य सीरीज। शौर्य सीरीज में मैंने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। इसके 7 लेक्चर हो चुके हैं। ये 8th सेशन है, 8वां सेशन है और मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स अरेंज किए हैं जिससे आपके रिवीजन में अच्छी फायदा मिलने वाला है, अच्छा फायदा मिलेगा। मैंने कौन से क्वेश्चंस लिए हैं? गेट ईएससी के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, एसएससी के लेवल के हैं, और टीसीएस ने जो ऑल ओवर इंडिया क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब पेपर कराए हैं, उनको मैंने एनालाइज किया और क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, अच्छे लेवल की होगी, आप बस बने रहिए। अब ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर हमें आपकी कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, तो उनके लिए एईसी प्लस पर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें क्या है, लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, इनसे आप अपने सब्जेक्ट को करिए रिवाइज। उसके बाद चाहिए आपको क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, तो 3000 प्लस 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसमें क्या, गेट ईएससी के वही क्वेश्चंस और टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, जिसमें असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद आपको चाहिए कि टेस्ट सीरीज आपको लगाने मिले, तो 100 से ज्यादा टेस्ट, जिसमें 20 क्या है, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं। आप बताइए इतना करने के बाद आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, जैसा कि हमारी आदत है। उठकर बैठ जाइए, लेट के नहीं पढ़ना। सर यहां मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स 8th सेशन कंसोलिडेशन, कुछ क्वेश्चन लास्ट सेशन में किए हैं, आप जरूर देख के आइएगा, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। चलिए कंसोलिडेशन हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 141 में बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको क्या बताना है, द 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस बतानी है। चलो पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। चलिए डन। 3 स्टेजेस विच वुड बी रिलेवेंट किससे, कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉलिड डिपॉजिट, मतलब कंसोलिडेशन से के रिलेशन में 4 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कौन सी रिलेटेड है कंसोलिडेशन से। चलो पहला पढ़ो, इनिशियल कंसोलिडेशन। तो देखो, मैं आपको ऑप्शन अभी छोड़ो, मैं आपको बता देता हूं कि 3 टाइप के कंसोलिडेशन हो सकते हैं। एक होता है इनिशियल कंसोलिडेशन। जनरली हम इसे कंसोलिडेशन नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन मैंने बताया था और फिर से बता रहा हूं कि कंसोलिडेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें पोर वाटर प्रेशर एक्सपेल आउट हो। मतलब क्या, पोर वाटर निकले, वाटर निकलेगा वॉइड से, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसोलिडेशन इसलिए नाम दे दिया क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो किसी भी सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए, जब स्ट्रेस लगी तो कुछ एयर रिलीज होगी, जो एयर रिलीज होगी उसको बोलेंगे हम कॉम्पैक्शन या कंप्रेशन। तो इसको हम इनिशियल कंसोलिडेशन बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन। क्या, और कॉम्पैक्शन। और क्या बोल सकते हैं इससे, इसको हम इमीडिएट, इससे जो सेटलमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट सेटलमेंट। चलिए, इतना समझ में आता है। कभी कभी इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला पूछ लेता है, चलो लिखते हैं अपन। क्या इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ES इंटू आई टी। ये क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला होता है। कैसे याद रख सकते हैं, क्यूबे 1 माइनस म्यू स्क्वायर IT अपॉन ES, ऐसे याद, इसको बार बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, देखना, ट्राई करना, याद हो जाएगा। चलो दूसरा है प्राइमरी कंसोलिडेशन। रियल कहानी कंसोलिडेशन की यहीं से स्टार्ट। कैसे, जब पोर वाटर रिलीज हुआ, आपको स्ट्रेस लगाने पर, क्या स्ट्रेस लगी, लोड लगा, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, बहुत टाइम से लोड लग रहा था, धीरे धीरे पानी एक्सपेल आउट होना शुरू हुआ, उस प्रोसेस को बोला गया प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो ये आपको समझ आता है। तीसरा टर्म है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब देखिए, एक टाइम आएगा कि पानी जो है पूरा एक्सपेल आउट हो गया, ठीक है, आ गया वो टाइम,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सॉलिड का ब्रेकडाउन क्या होगा, सॉलिड का ब्रेकडाउन होगा शुरू, उसको बोलते हैं हम क्या, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड। तो बोलेगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसके कारण होगा, पहला कारण प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड। मैं लिख दे रहा हूं क्या, पहला कारण, इसके लिए मैं लिख रहा हूं क्या, सेकेंडरी के लिए दूसरा नाम क्या बोल देता हूं मैं, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। क्या पहला कारण क्या है इसका, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड्स। क्लियर, क्लियर सर, इतना समझ में आता है। अब मैंने एक बात आपको शुरू के लेक्चर्स में बताई थी और आप जानते भी होंगे कि सॉलिड्स के अंदर कौन सा वाटर रहता है, एब्जॉर्ब्ड, एडजॉर्ब्ड नहीं, बी फॉर बॉल वाला, एब्जॉर्ब्ड वाटर रहता है। तो जब ये सॉलिड का रीएडजस्टमेंट होगा तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड वाटर भी रिलीज होगा, उस कारण से भी क्या होगा, उस कारण से भी सेकेंडरी कंसोलिडेशन। कौन सा वाटर, एब्जॉर्ब्ड, क्या, एब्जॉर्ब्ड वाटर, एडजॉर्ब्ड नहीं भाई लोग, क्या, एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, ये रिलीज हुआ तो भी क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। चलो प्राइमरी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो प्राइमरी किसके कारण हुआ, एक्सेस एक्सपल्सन ऑफ, सॉरी एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, पोर वाटर, इसके कारण क्या हुआ, प्राइमरी कंसोलिडेशन। चलिए फाइनल कंसोलिडेशन, ये कोई भी टर्म नहीं है, पूरा कंसोलिडेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। तो जब देखो 3 ही ऑप्शन दिए हैं, ये तो टर्म कभी पढ़ा ही नहीं हमने, तो वैसे भी ऑप्शन से जाएंगे तो क्या 1 2 3 करेक्ट, वैसे भी, और हमने पढ़ लिया अब 1 2 3 इज करेक्ट। आई होप तीनों चीजें आपको समझ में आई, समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन करके आए हो ना, रिवीजन करके आए होगे, मैं जानता हूं आप आए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग। बोल रहा है आपको कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये सब चीजें दी हैं, आपको बताना है किससे रिप्रेजेंट करते हो आप। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एवी से। किससे, एवी से। तो ढूंढो एवी कहां है, चलो ये एवी लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या बोला है, रुको, इन्हें एबीसीडी तो लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं ए बी सी और ये डी, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ए बी, थोड़ा दूर करो भाई बी को, ए से, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किससे रिप्रेजेंट होगा, वी से। तो इसको क्या बोल दिया, चलो इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 4, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समझ जाना। तो इसको बोल दिया 3, ए गया 3 के साथ, चलो 3 को ले उड़ा। अब बता, अब क्या, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी, कंप्रेशन इंडेक्स को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, सीसी। तो देखो सीसी कहीं लिखा है, हाँ, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी। चलो ये भी बता देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके 4 से रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, ये भी समझ आता है। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर किसने दिया था, टरजागी। तो हम जानते हैं टरजागी का छोटा सा टीवी, टरजागी का छोटा सा टीवी किसके बराबर होता है, सीवीटी बाई डी स्क्वायर। डी की जगह इधर इसने एच लिख दिया, चलेगा ना। चलो देखो, तो थर्ड सी का क्या, 2, सी का आया 2। क्लियर, क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, लास्ट सेशन में भी ये सवाल किया है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बोल दो या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज बोल दो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमवी से। चलो एमवी कहां है, ये ले लो एमवी, एमवी इज इन 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी इज योर आंसर, डी इज योर आंसर। समझ आया, इतना तो समझ में आता है। चलिए इनकी फॉर्मूला फटाफट देख लेते हैं ना, फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए स्लाइड एड किया, फॉर्मूला देखो। तो एवी, अब मैं लिख नहीं रहा बार बार, मैं बस नोटेशन लिखूंगा। एवी, एवी क्या बताओ, बोलते जाओ बोलते जाओ, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, मतलब चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। चलिए ठीक है, सीसी, सीसी इज इक्वल टू क्या, चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट बार। क्लियर है, क्लियर है। चलिए सर क्लियर है। उसके बाद एमवी आया था, एमवी आया था, क्या एमवी क्या था, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इज इक्वल्स टू एवी, एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। क्लियर सर, इतना समझ आता है, आता है। एवी की वैल्यू फिर पुट करो तो डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार इंटू 1 प्लस ई नॉट, ऐसे भी ये आपको बोल देगा, ऐसे भी आपको बोल देगा। ठीक है, ये भी आया समझ में। एक और था, एक और था, मैं देख लेता हूं क्या था, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर। ठीक है, ये किसने दिया, टरजागी ने। टरजागी ने क्या दिया, टीवी, छोटा सा टीवी, क्या, सीवीटी बाय डी स्क्वायर। ये टरजागी का टीवी है। ठीक है, समझ आया। 4 फॉर्मूला आपको बता दिए। आप जरा यूनिट और देख लेंगे। देखो
देखो डेल्टा ई वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, कोई यूनिट बचेगा नहीं, यूनिट लेस। नाउ डेल्टा सिग्मा बार, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, एक टाइप का प्रेशर, प्रेशर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब है ये अपॉन में तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, चलो यूनिट के लिए कलर दे दो इसको, क्या, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है, समझ आया। यूनिट पे भी टिक करने सवाल आया इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, कोई भी चीज फालतू नहीं बताई जाएगी आपको। देखो अब देखो, देखो क्या बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, देखो चेंज इन वाइड रेशियो यूनिट लेस अभी बताया। अब देखो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, नो यूनिट, क्या मीटर, इसका यूनिट लेस, तो ये कई बार पूछा गया है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन की यूनिट बताइए तो आप लिख के आओगे डायमेंशन लेस या फिर यूनिट लेस। क्लियर सर, समझ आता है। अब देखो एमबी, एवी की यूनिट क्या होगी, एवी की जो यूनिट होगी आपको लगता है वही ई नोट की यूनिट, ई नोट की तो क्योंकि यूनिट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कैंसिल आउट, तो जो एवी की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट हो जाएगी ना, हाँ सर हो जाएगी, तो क्या, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। क्लियर सर, ये भी समझ आ गया। इसकी यूनिट आपको थोड़ी देर बाद खुद पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो। और एक चीज और बता दे रहा हूं, ये जो सिग्मा वन बार है ना, इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा वन बार होता क्या है, सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार। अब ये इसका नोटेशन समझ लो, ये इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस थी इनिशियली, फिर कुछ चेंज हुई, जब चेंज हुई तो डेल्टा सिग्मा, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को, इसमें ऐड हुआ तो सिग्मा वन बार आ गया। ठीक है, ये चलो ऐसे भी आपको सिग्मा वन की वैल्यू नहीं देगा, आपको सिग्मा नॉट दे देगा और डेल्टा सिग्मा देगा, उसको पुट करके आप निकाल लोगे, हाँ निकाल लोगे, मुझे भरोसा है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, 143 पढ़ो, फटाफट पढ़ो। एनर्जी मेंटेन्ड, द सेटलमेंट एनालिसिस फॉर अ क्ले लेयर ड्रेनिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम शोज अ सेटलमेंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। चलो क्ले लेयर की सेटलमेंट एनालिसिस की हमने, उसमें क्या बताया, ड्रेनिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ड्रेनिंग फ्रॉम कहां, टॉप एंड बॉटम से ड्रेन कर रहा है। ठीक है, चलो क्ले लेयर लिखा, क्ले लेयर लिखा, इसका केस वन लिखा, केस वन, ड्रेनिंग, ड्रेनेज कहां से हो रहा है, ड्रेनिंग फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूं, देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, क्या, ड्रेनिंग फ्रॉम बोथ फेसेस, बोथ फेसेस, ड्रेनिंग फ्रॉम बोथ फेसेस मतलब टॉप एंड बॉटम दोनों से ये क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। क्लियर बात है, पहली बात उसने यही बोली है, ड्रेनिंग फ्रॉम बोथ फेसेस। क्लियर, क्लियर सर, समझ आया। अब क्या बोल रहा है, सेटलमेंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हुआ, जब ड्रेनिंग फ्रॉम बोथ फेसेस हो रहा था तो कितना सेटलमेंट हुआ, कितना सेटलमेंट हुआ, डेल्टा एच हुआ 2.5 सेंटीमीटर, ये डेल्टा एच हुआ, कितने टाइम में हुआ, 4 ईयर दिया है उसने, T1, T1 केस 1 पढ़ रहे हैं तो T1 लिख दिया, कितने टाइम में हो रहा है, 4 ईयर में हो रहा है। क्लियर, क्लियर, यहां तक सवाल आया, समझ। देखो आगे, एंड एन अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, अल्टीमेट सेटलमेंट कितना हुआ उसका, अल्टीमेट सेटलमेंट लिख देते हैं। पहले क्या बोला, शोजा सेटलमेंट ऑफ 2 पॉइंट, तो इनिशियल लिख दो इसको, ठीक है, पहले हुआ ये इतना, अल्टीमेट हुआ कैपिटल डेल्टा एच, या डेल्टा एच फाइनल लिख देता हूं क्या, अल्टीमेट के लिए, ये कितना हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ आई, आगे पढ़ो। हाउ एवर डिटेल्ड सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट, फिर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, यहां पुलिस नहीं करेगी, सर्वेयर करेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना बेटा। चलो तो इधर इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट देयर इज नो ड्रेनेज एट द बॉटम, क्या बोला कि सॉइल में नीचे से कोई ड्रेनेज नहीं हो रहा, उसने क्या बोल दिया था, बॉटम से भी ड्रेनेज है, टॉप से भी ड्रेनेज है। कितने ड्रेनेज पाथ मिल गए थे, 2 ड्रेनेज पाथ मिल गए थे, 2 ड्रेनेज पाथ मिल गए थे। अब क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नीचे से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, ऊपर से भागे हैं, सब ऊपर से भागे हैं। चलो तो एट द बॉटम द अल्टीमेट सेटलमेंट इन दिस कंडीशन विल बी, पूछ रहा है इस कंडीशन में अल्टीमेट सेटलमेंट क्या होगा। समझ आए सवाल, पहली कंडीशन क्या थी, ड्रेनेज दोनों तरफ से हो रहा था, मतलब पानी कहां से भाग रहा था, पानी है चोर, पहले ऊपर से भी भाग रहा था, नीचे से भी भाग रहा था। हमने अगर इन्वेस्टिगेशन पता चला कि नीचे से कोई नहीं भागा भाई, टॉप से ही भागा है पानी, तो एक ही ड्रेनेज पाथ है। पहले क्या थे, 2 थे, तो जब पहले 2 ड्रेनेज पाथ थे तो आप बताइए कि 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, पहले कंसोलिडेशन हुआ। फिर कह रहा है कि जब एक ही ड्रेनेज पाथ बचा तो कंसोलिडेशन कितना होगा फाइनल। तो एक बात बताइए, चलो इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि आपके पास 8 रोटी हैं, आपको खाना है, ठीक है, आप दिन में 2 बार खाए,
आप दिन में 2 बार रोटी खाए, टोटल अल्टीमेटली कितनी रोटी खा पाए? 8 ही खा पाए ना। चलिए 8 खा पाए। फिर मैंने बोला कि आप एक बार में ही खाओ, तो अल्टीमेटली आप कितनी रोटी खा पाओगे? 8 रोटी ही खा पाओगे, क्योंकि 8 तो अवेलेबल है। तो अल्टीमेट सेटलमेंट ड्रेनेज पाथ से या किसी टाइम से रिलेटेड होता ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि कितने भी पाथ हो, अल्टीमेटली जितना सेटल होना पड़ेगा वो तो फिक्स रहेगा। तो जब 10 सेंटीमीटर दो पाथ से सेटल हो गया, तो एक पाथ से भी 10 सेंटीमीटर ही सेटल होगा। क्यों? ये तो चेंज नहीं होगा, किसी भी ड्रेनेज पाथ पर डिपेंड नहीं करता। यहां तो आ गया अपना आंसर। तो देखो 10 सेंटीमीटर 2 लेयर से था, तो 10 ही सेंटीमीटर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर एक साइड से भी क्या एक साइड से क्या ड्रेनेज होने पर भी एक साइड से ही होगा। ठीक है, अल्टीमेट सेटलमेंट। तो याद क्या रखना है? क्या याद रखना है? की पॉइंट सर हमेशा बता देते हैं। क्या? देखो की पॉइंट क्या है इसका, 1 मिनट दूसरा कलर लिया, कि अल्टीमेट सेटलमेंट क्या? अल्टीमेट सेटलमेंट, अल्टीमेट सेटलमेंट डू नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ये नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रेनेज पाथ। ये इतनी बात आपको समझ आती है, ये तो सवाल आपने बना लिया। चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहां बता रहा हूं कि आपका पूरा लेक्चर क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? कि एक चीज आप जान जाओ तो पूरा लेक्चर इजी। क्या? ड्रेनेज पाथ की बात आई है। ड्रेनेज पाथ कंसोलिडेशन को गवर्न करता है। आप बताइए, आपको 2 जगह से अगर भागने का मौका मिल जाए, मतलब एक भीड़ है, आपको नहीं, आप क्यों भागोगे? आप तो पढ़ो इधर बैठ के। क्या? एक भीड़ है, भीड़ को भागना है, उसने बोला कि बॉम्ब इधर पे, ठीक है, और 2 दरवाजे दे दिए जाएं, तो वो जल्दी से जल्दी खाली हो जाएगा ना वो कमरा, बॉम्ब जहां पर है उस कमरे में, तो जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। क्यों? कम समय में लगा, क्योंकि 2 दरवाजे थे। अब ड्रेनेज पाथ अगर मैंने एक बोला, एक ही ड्रेनेज पाथ है अगर आपके पास, तो ड्रेनेज पाथ मतलब एक ही दरवाजा है, भागने के लिए बॉम्ब है और उधर आपको भागना है, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ड्रेनेज पाथ ड्रेनेज पाथ और टाइम के बीच में क्या रिलेशन हो गया? ये हो गया इनवर्स रिलेशन। ये तो अपन ने लेमन लैंग्वेज में समझ लिया। और बाकी मैं बता दे रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। क्या? टरजागी ने क्या दिया था? एक छोटा सा टीवी विच इज इक्वल्स टू CVT/D²। क्लियर है? CVT/D², ठीक है। तो देखो, तो टी बाय इधर CVT/D², इसने टरजागी ने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। ये डी को थोड़ा सा मैं स्टाइलिश बना दिया, इसको सिंपल रहने दो, उड़ने लगेगा नहीं, तो D², ठीक है। अब डी क्या है इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। देखो एक आता है ड्रेनेज पाथ रेशियो। ड्रेनेज पाथ रेशियो एक टर्म आता है, ठीक है। ये क्या है? Z/d, ये एक टर्म होता है, Z/d। Z क्या है? देखो Z क्या है? एक ड्रेनेज टोटल पाथ जितना आपको कवर करना है, Z क्या है? वो एक पाथ जो पानी कवर करता है, ठीक है। और D क्या है? D बहुत इंपॉर्टेंट, D क्या है? D वो मैक्सिमम पाथ है, मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय वाटर टू एक्सपेल आउट। कौन सा है? D है मैक्सिमम। D कौन सा है? D मैं इधर लिख रहा हूं, D है मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट पाथ। डी क्या है? मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट पाथ। कहीं नहीं मिलेगा भाई, पढ़ते जाओ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, सारे सवाल इजी हो जाएंगे। यहां टाइम ले लो, आगे बहुत इजी हो जाएगा। डी क्या? मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट पाथ हो गया डी। क्लियर है? मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट पाथ हो गया डी। किसके द्वारा ट्रेवल किया गया है? पानी के द्वारा ट्रेवल किया गया, ठीक है। अब 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहला, अगर एक ड्रेनेज पाथ है, मतलब सिर्फ टॉप से, ऐसा एग्जांपल ले लो, एज्यूम कर लो कि टॉप से आप क्या कर पा रहे हो? टॉप से एक्सपेल आउट करा पा रहे हो वाटर को, तो एक ड्रेनेज पाथ है। तो आप बताइए ये अगर आपकी सॉइल है, ये आपकी सॉइल है। क्लियर। इसकी डेप्थ क्या है? इसकी डेप्थ मान के चलो h, ठीक है। और ये मान लो कि इधर पे एक ऐसी स्ट्रेटा है, एक मिनट बस समझ आ जाएगा, क्लियर, इधर ही से सब क्लियर हो जाएगा। चलो, एक ऐसा स्ट्रेटा है, ये है परवियस मतलब पोर्स है मतलब इधर से पानी एक्सपेल आउट हो चुका है, ठीक है। मान के चलो सैंड है,
तो यहां से पानी एक ही जगह से एक्सपेल आउट हो सकता है। तो यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा लास्ट में, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो है स्मॉल डी। क्या है वो है एच ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या नोटेशन दिया मैंने, स्मॉल डी। तो फर्स्ट एक ड्रेनेज पाथ के केस में स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच के बराबर, जो भी डेप्थ ऑफ सॉइल दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया। एक ड्रेनेज के पाथ में क्या डी बराबर एच, रटते रहोगे। कैसे आया ये बताया ना सर ने, ये बताया मैंने। तो ये आपको याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये सवाल बन जाए, क्योंकि मेंस है भाई, मेंस में लेवल अप हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो ये समझ में आ गया, चलो समझ में आता है सर। चलो दूसरी बात, इधर लिखता हूं मैं, इधर लिख रहा हूं, रुको ठीक है, इधर लिखता हूं मैं। ये देखो, ये आपने क्या किया, एक ड्रेनेज पाथ इधर बना दिया इसका, इधर सैंड है, इसके ऊपर क्या है, सैंड है, ठीक है। एक इधर भी है, क्योंकि दोनों दो तरफ का ड्रेनेज पाथ बता रहा हूं, तो मैं दूसरी कंडीशन इधर लिख दे रहा हूं, आपको और इजी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या, टू ड्रेनेज पाथ, मतलब बोथ साइड क्या है, ड्रेनेज पाथ। लैंग्वेज थोड़ी समझ लेना, टू ड्रेनेज पाथ मतलब बोथ साइड ड्रेनेज है, टॉप और बॉटम पे ड्रेनेज है, क्लियर। तो दोनों साइड से पानी एक्सपेल आउट हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब डी क्या है, डी को अब देखो, डी है मैक्सिमम और लार्जेस्ट पाथ है डी। एक बात बताइए, अब जो यहां पर मॉलिक्यूल होगा वाटर का, कहां पे होगा, ये होगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इसके पास मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने का कौन सा है, मैक्सिमम डिस्टेंस इसके पास कौन सा है ट्रेवल करने का, इसके पास मैक्सिमम डिस्टेंस है ट्रेवल करने का ये h/2। इसके पास मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल करने का, ये h/2, या फिर इधर चला जाए h/2, क्योंकि टोटल डेप्थ कितनी है, टोटल डेप्थ तो h है। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलो मैं आपको एक बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म बता दे रहा हूं, क्या मैं आपके लिए लाया हूं कैसे, देखो तो वो बोल रहा है कि ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम किस पानी के मॉलिक्यूल को ये किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम किस पानी के मॉलिक्यूल को मैक्सिमम दूरी तय करनी पड़ी ड्रेन आउट होने के लिए। तो इस मॉलिक्यूल को कितनी मैक्सिमम दूरी करनी पड़ी, h/2। तो देखो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा h/2। यहां पे आपको समझ में आया होगा, तो इसलिए d बराबर h लेते हैं, d बराबर h/2 लेते हैं। यहां ये समझ लिया, अब आपको आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आया, चलिए आगे बढ़ो, बढ़ जा भाई। देखो वो तो हो गया सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, द फिगर्स गिवन बिलो शो the state of sample of clay before and after consolidation. Based on these figures, the settlement of a clay layer of initial thickness h will, इनिशियल थिकनेस h में सेटलमेंट बताना है। चलो देखो क्या पढ़ा है हमने, क्या सेटलमेंट, डेल्टा h ये होता है सेटलमेंट, जितना सेटलमेंट हुआ डिवाइडेड बाय कैपिटल H, इतनी थिकनेस आपके पास थी लेयर की, इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस ई नॉट। स्टैंडर्ड हमने ये पढ़ा है, हाँ सर हमने पढ़ा है। ढूंढ लो, खोजो कहाँ पे है, खोजो। ये EF में कंफ्यूज मत होना, ये तो गलत है, ई नॉट ये दिया हुआ है। क्लियर है सर, समझ आ गया। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, याद करना है, ठीक है याद हो गया। चलो आगे बढ़ो। In a soil consolidation process, the following events take place after लोड लगाने के बाद। सॉइल पे क्या किया, कंसोलिडेशन प्रोसेस में हम लोड लगाते हैं, ठीक है सर लगाते हैं। उसके बाद कौन कौन से इवेंट टेक्स प्लेस होते हैं आपको बताना है, कौन से, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, पहले क्या होगा फिर क्या होगा, सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस शुरू से लास्ट तक, ठीक है। चलो पहले पढ़ो डिक्रीज, चलो इसको छोड़ो, सवाल छोड़ो, अपन क्या देखो, सबसे पहले क्या लगाते हो आप, लोड लगाया किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है। आपने सरफेस के ऊपर लोड लगाया, उसको क्या बोला आपने, उसको बोला टोटल स्ट्रेस। आपने क्या दी, टोटल स्ट्रेस। तो सबसे पहले क्या लगी, टोटल स्ट्रेस लगी, क्लियर। टोटल स्ट्रेस लगने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पोर वाटर, जैसे ही लगता है ना, पोर वाटर प्रेशर जनरेट हुआ। पोर वाटर पे प्रेशर आए तो वो जनरेट हुआ, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपेल आउट होने लगेगा वाटर। तो क्या होगा, डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, क्या डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर लगाया, ठीक है ये आया। फिर उसके बाद क्या,
मतलब पहले क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ये भी बात समझ आती। फिर उसके बाद जब पोर वाटर खत्म हो गया, पोर वाटर खत्म हो गया, क्या बचे, ग्रेन्स बचते हैं। तो ग्रेन, जब ग्रेन पे क्या लगाता है वो स्ट्रेस लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, लास्ट में क्या, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो देखो चार क्या कंडीशन, पहली क्या बताई सर ने कि टोटल स्ट्रेस लग रही है, जब लोड लग रहा है तो पहला टोटल स्ट्रेस लगी। उसके बाद क्या, पोर वाटर प्रेशर क्या जनरेट हुआ, जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि किसी पानी पे पुचक से तुमने तुरंत से लोड लगाया तो वो पानी पुचक से ऊपर आना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो लोड लगेगा, स्ट्रेस जनरेट। फिर क्या, जब एक्सपेल होगा वाटर तो पोर वाटर प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो क्या मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। लास्ट में बचा ग्रेन, ग्रेन से लगाएगा, ग्रेन के ऊपर लगाएगा, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज, मतलब इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। सिंपल, हर चीज में मजा चाहिए। चलो देखो, वन, पहले क्या होगा, इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, तो लिखो सबसे पहले हुआ 2। उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर, तो डेवलप हुआ पोर वाटर प्रेशर 3। फिर उसके बाद आया डिक्रीज इन एक्सेस पोर, डेवलप हुआ, फिर जब वाटर निकला तो डिक्रीज होगा प्रेशर में, ठीक है सर, ये भी समझ आया, 2 3 1। फिर इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ग्रेन बचा, पानी खत्म, ग्रेन से ग्रेन की स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, तो 2 3 1 4। किस में, ढूंढो खोजो भाई, 2314 बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया भाई, मेहनत कर रहा हूं, रिवाइज करके आइए, इसको बार बार देखिए आपको मजा आएगा। चलिए ठीक है, शेयर करना है इसको, ठीक है। चलो अपने दोस्त को बताओ। चलो देखो, अब देखो 146 क्या है, द ईपी कर्व बोल लो या ई सिग्मा कर्व बोल लो। पी किसको, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस को। ये सब ऐसे सवाल अपन लास्ट सेशन में किए हैं, कुछ सवाल कंसोलिडेशन के लास्ट सेशन में है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। द ईपी कर्व फॉर अ सॉइल इज शोन इन द अबव फिगर। अबव क्या भाई, नीचे बना के रखे हो, इसको बोलो बिलो फिगर। क्लियर। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन, ये तो हम यूनिट देख के आए, किसकी यूनिट है ये, एवी की भी ये यूनिट है, और वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी की भी ये यूनिट है। क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोला है, तो एवी बोल दो इसको, एवी, ठीक है, ऑफ सॉइल। एवी आपसे पूछ रहा है, तो क्या, चलो लगा दो, क्या एवी क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो। चेंज इन वॉइड रेशियो ज्यादा है था, फिर जब लोड लगा तो कम हुआ, तो इधर नेगेटिव साइन लिखना चाहिए। मैं मैग्नीट्यूड की बस बात कर रहा हूं, इसलिए डेल नेगेटिव होगा, लिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बस। तो डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा बार। क्लियर। तो चेंज इन वाइड रेशियो देखो, पहले 0.85 था, लिखा 0.85, इनिशियली 0.85 था, फाइनली कितना हुआ, 0.80। ठीक है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हम चेंज कब बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली क्या हो गया, कम हो गया, कम माइनस ज्यादा, तो नेगेटिव आएगा, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्योंकि बस। तो डेल्टा सिग्मा बार फाइनल कितनी, 400 माइनस 200। क्लियर है सर, क्लियर आया। तो देखो कितना आया, 0.05 डिवाइडेड बाय 200, 0.05 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। ये तो याद होनी चाहिए, इसको देखने की भी जरूरत ना पड़े, आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आंसर मिलाओ, आंसर मिलाया सर, सी आंसर है। क्लियर बात, समझ आई। ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं, इधर और समझ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। रिपीट इसलिए करा दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट भूलो ना बार बार, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना भाई, बार बार करोगे तो फीड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। 147 क्या बोला है, सैचुरेटेड क्ले लेयर विथ डबल ड्रेनेज। आया ना डबल ड्रेनेज, मैंने पहले ही मेहनत कर ली, अब आपको उससे खेलोगे बस। देखो कैसे खेलोगे, देखो सैचुरेटेड क्ले लेयर, क्या सैचुरेटेड क्ले लेयर की बात करी, विथ डबल ड्रेनेज टेक्स 5 इयर्स। तो जब डबल ड्रेनेज होता है तो डी की वैल्यू h/2 होती है। सर आपने हमें इतना रटा दिया है कि हमें याद हो गया है, बहुत बढ़िया, याद रहना भी चाहिए, ठीक है। टेक्स 5 ईयर, कितना टाइम लग रहा है, t इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स आपको समय लग रहा है। क्लियर बात, ठीक है। टू अटेन 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कितना कंसोलिडेशन कराने में इतना समय लग रहा है, 90% कंसोलिडेशन, 90% कंसोलिडेशन कराने में 5 साल लग रहे हैं जब डबल ड्रेनेज है। क्लियर, इतना समझ आया सर। अंडर स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ द सेम लेयर, सेम क्ले लेयर, ये तो हो गया केस 1, ये हो गया केस 1, इधर छोटू सा केस 1 लिख देता हूं, इसका केस बन गया 1।
ठीक है, इधर आया केस इसका बनता है 2। दूसरी बात क्या बोला, दूसरी बात सर जो बोला है आप लिख दीजिए, ठीक है लिखता हूं। इफ द सेम लेयर वर टू बी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, सेम लेयर। सेम लेयर मतलब सॉइल वही है, उसकी प्रॉपर्टीज वही है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। क्लियर, ये समझ रखना, ठीक है। सेम लेयर वर टू बी सिंगल ड्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट सर, आप तो ये आप उड़ा दियो, सिंगल ड्रेन डबल ड्रेन आप उड़ा दियो, ठीक है, याद है आपको। चलिए तो सिंगल ड्रेन, ठीक है। व्हाट वुड बी द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द सेम कंसोलिडेशन अंडर द सेम लोडिंग कंडीशंस। बोल रहा है सिंगल ड्रेन में सर आपने हमें बताया था डी की वैल्यू एच के बराबर होती है, ये आपने हमें बता दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा सेम कंसोलिडेशन, मतलब यू परसेंटेज इज इक्वल टू 90%। अगर दो जगह से भाग रहा था तो आपको क्या ज्यादा कम समय लग रहा है, अब एक ही जगह से भागने दे रहे हैं पानी के लिए, कंसोलिडेशन उतना ही कराना, तो कितना समय लगेगा भाई। ये तो आप फील कर सकते हो कि कम समय उसमें कम लग रहा था, अब जब एक ही जगह से भागना है तो ज्यादा समय लगेगा। अब देखो टाइम क्या था आपके पास, टाइम था 5 ईयर्स, इससे ज्यादा ही आता है। ये तो होशियार है क्योंकि ये ईएससी के लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये आपको अगर इधर दो सवाल ये दिए होते कि 5 से भी कम, मतलब 2 साल दिया होता, 1 साल, तो वो तो आप नेग्लेक्ट कर देते। क्यों, आपको पता है कि एक दरवाजा दोगे तो भाई ज्यादा समय लगेगा भागने के लिए, ठीक है, इतना समझ आता है। तो ये तो ईएससी के लेवल के इन्होंने खेला है आपके साथ। एक भी ऑप्शन नहीं दिया बड़ा, चलो सॉरी कम, एक भी ऑप्शन छोटा नहीं दिया, चलो देखो। लेकिन सर नहीं देते, हम तो मेहनती लोग हैं, हम करके निकाल देंगे, निकाल के बताएंगे। चलो देखो कैसे। उसने बोला कि सॉइल सेम है, सॉइल सेम है, कंसोलिडेशन भी सेम। तो पहली बात, जब व्हेन u परसेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट या सेम और सेम, तो आप जानते हो कि टरजागी का छोटा सा टीवी इज इक्वल्स टू होता है π/4 u परसेंट स्क्वायर, ठीक है। ये जब होता है जब u परसेंट, एक केस बस बता रहा हूं, आगे जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, 60%, ओ शिट, रुक जाओ 60%, u परसेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 60%, u परसेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 60% होगा, तो टीवी π/4 u परसेंट का स्क्वायर होता है। ये भी एक फॉर्मूला, डायरेक्ट सवाल आते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया सर ने, ठीक है। इससे क्या बता सकते हो कि जो टीवी है, क्या बता सकते हो, जो टीवी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u परसेंट के स्क्वायर के हो गया। जब उसने बोला कंसोलिडेशन तो सेम है, कंसोलिडेशन जब सेम है तो टीवी की वैल्यू सेम होगी क्या, हाँ सर होगी, हाँ सर होगी। चलिए टीवी की वैल्यू सेम होगी, चलो स्लाइड ऐड करता हूं। तो टीवी केस 1 का बराबर होगा टीवी केस 2 के, ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। तो टीवी क्या, मैं चीख के आ रहा हूं, पीछे भी कर चुके हैं, क्या CVT/d स्क्वायर होता है, टीवी किसका, केस 1 का इज इक्वल्स टू CVT/d स्क्वायर, CVT/d स्क्वायर किसका, केस 2 का, ये होता है केस 2 का। क्लियर, ये बात भी समझ आती है। चलो देखो, तो मैंने एक चीज और हाईलाइट कराई थी, क्या, सेम लेयर मतलब प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं। जब प्रॉपर्टी में चेंज नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज CV, वो भी सेम होगा, वो भी सेम होगा। चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो भी सेम होगा, वो भी सेम होगा, मतलब CV दोनों साइड से एंजॉय कर जाएगा ना। ओके सर, CV एंजॉयस क्योंकि सेम होंगे, कहानी आ जाती है। ये याद रखना, बार बार इतना नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट सवाल करूंगा, याद रखना क्या, T/d स्क्वायर, T/d स्क्वायर 1 का बराबर होगा T/d स्क्वायर 2 का। सही समझ आता है ना भाई, सही समझ आता है। चलो देखो, ये अपन ने कंडीशन बना ली, इसको कर रहा हूं पैक, इसको कर रहा हूं पैक। आप याद रखना, मैं बार बार नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट यही रिलेशन लिखूंगा, कैसे आ रहा है मैंने सब बता दिया। चलो देखो, अब आपके पास टी पता था, केस 1 का था 5 साल लग रहे हैं, इसको कलर बदल दूं, ठीक है सर बदल दो, इसको लग रहा है 5 साल, पहले केस में लग रहा था 5 साल। क्या था, डबल ड्रेनेज, डबल था ना, देख लो भाई, देख लो डबल ड्रेनेज था, तो डी की वैल्यू h/2 पुट कर दूं, कैसे आपको पता है, ठीक है सर आपने बता दिया है तो मैं बार बार पूछूंगा नहीं। तो h/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिंगल ड्रेनेज में टाइम पूछ रहा है, सिंगल ड्रेनेज में टाइम पूछ रहा है, तो TS लिख दूं, ठीक है सर TS लिख दो, इससे पता चलेगा सिंगल, ठीक है। तो ये क्या है, h स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 4 ऊपर गया तो बना 20, 4 बना तो 20, h स्क्वायर एंजॉयस, तो विच इज इक्वल्स टू T सिंगल 20 ईयर्स। अब जब 2 दरवाजे थे तो भागने में लगा 5 साल पानी को,
और एक दरवाजा जब रहा तो उसको समय ज्यादा लगा, कितना, 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ आया? कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हो ना, पक्का जा रहे हो? रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, बहुत ही इजी सवाल आते हैं। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी इज करेक्ट? सीवी इज करेक्ट। चलो एक चीज और बताऊं, चलो मैं आपको आज के मतलब परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जबकि मैंने परमेबिलिटी में ये सवाल बताया है, सवाल नहीं बताया, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया था। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, दोनों क्या है? दोनों सर ये सॉइल की प्रॉपर्टी है। इनके बीच में रिलेशन बता दूं? देखो रिलेशन तो जानने में आपको वैसे ही मजा आता है। देखो बी टर्म सर्च करते ही रहते हो आप लोग। K इज इक्वल्स टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू। देखो कितना चमक रहा है, चहको मत बे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो K इज इक्वल्स टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू। ये समझ आया? ठीक है। K इज कोफिशिएंट ऑफ, लिख नहीं रहा मैं, मेहनत बहुत कर लिया, अब लिखो आप। K इज कोफिशिएंट ऑफ permeability, CV is coefficient of consolidation, MV is what? वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, क्या? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, गामा डब्ल्यू तो घर की कहानी हो गई। क्या क्या? ये यूनिट वेट ऑफ वाटर। समझ आया? इसका मतलब ये है कि के CV, अरे रे तुम क्यों बन रहे हो भाई, रुको बैक जाओ, ठीक है कलर चेंज कर देता हूं, रुको। CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा K के। CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। मतलब क्या रिलेशन है? जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन उतना ज्यादा K। ये रिलेशन है क्या? ठीक है, दो खोजो कहां लिखा है। क्या हो गया भाई? ये तो दोनों ऑप्शन दे दिए सेम, ठीक है, पता नहीं क्या सूम के ही करते हैं, पता नहीं। तो CV इज प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों ऑप्शन हो गए सेम, ठीक है। ये दिया इनवर्स, ये मिल ही नहीं रहा भाई, ये लगता है ये गलत है, इधर नहीं होना था, ये इधर होना था। CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो हम लगा देते B। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। तो आंसर भी दे रख, देखो वाह वाह वाह, गजब हो गया। ये देखो आंसर भी देख रहा है, भगवान कसम। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो 149, फॉर अ सर्टेन लोडिंग कंडीशन अ सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोज 40% कंसोलिडेशन। सब कॉन्सेप्ट बता दिया, बस खेलना है। कैसे? देखो पहली लोडिंग कंडीशन में क्या, सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोज 40% कंसोलिडेशन, तो U परसेंट बराबर कितना, 40%। क्लियर? इन अ पीरियड ऑफ 178, इतना कंसोलिडेट होने के लिए, मतलब इतना पानी निकलने के लिए कितना टाइम लगा? टाइम लगा सर 178 डेज टाइम लग गया। क्लियर सर, समझ आ गया। वॉट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर, अंग्रेजी में दिक्कत आएगी बस, नहीं तो कर ले जाओगे। अंग्रेजी क्या? फर्दर, और फर्दर मतलब इतना, और क्या लिख दे रहा हूं भाई, लिख दे रहा हूं, एक मिनट बस सर, इतना भी ये भी ले जाओ भाई, ये भी ले जाओ, लो। रिक्वायर्ड फॉर फर्दर 20%, तो इतना और 20% और कंसोलिडेशन होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब चलो केसेस तो बन ही रहे इनके, पुलिस केस बस नहीं बन रहा, अच्छी बात है। चलो केस वन क्या बना? पहली बार में 40% कंसोलिडेशन हो रहा था, कितना टाइम लग रहा था? 178 दिन लग रहे थे। फिर बोल रहा है कि दूसरे केस में, केस टू फर्दर कितना 20% कंसोलिडेशन, मतलब 40 तो था, अब और कितना, तो 40 था, फर्दर 20% और हुआ, मतलब 60% कंसोलिडेट होने में कितना समय लगेगा? समझ आया ना? ठीक है सर, समझ आता है। अब देखो, what would be the additional time required for further 20% consolidation? देखो अब आपको किस किस के बीच में रिलेशन बताना है? अब आपको रिलेशन बताना है टाइम और यू के बीच में। तो आपको टीवी और टाइम के बीच में रिलेशन पता है? हाँ सर पता है। क्या? देखो टीवी इज इक्वल्स टू CVT/d²। ये तो सर आपने रटा दिया है, ये भूलेंगे नहीं, नींद में भी बोलना है आज। देखो बराबर टीवी का एक और रिलेशन सर आपने बता दिया था, जब 40 मतलब 60% के बराबर और उससे कम होगा, क्या? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब यू की वैल्यू इधर ले लो भाई, यहां ले लो 60%, इससे कम होगी
या बराबर होगी, इससे कम होगी या बराबर होगी, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है टीवी का, u परसेंट स्क्वायर। ये इतना समझ आता? हाँ सर समझ आता। इस सब से आप एक चीज बताइए, लोडिंग कंडीशन सैचुरेटेड के लिए ये तो सेम ही रहेगी ना, लोड लगा है सालों से लगा है। जब सब चीजें सेम है तो आप हर चीज को क्या कांस्टेंट मान सकते हो, सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, टाइम और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वेरी कर रही। ड्रेनेज पाथ की कोई बात है नहीं है, तो डी भी इधर क्या हो गया कांस्टेंट, ये भी झंझट खत्म। तो देखो इससे हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u परसेंट, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट आया। देखो इसको पैक कर दे रहा हूं, ये सवाल बना ले जाएगा ना ये सवाल? हाँ सर बना ले जाएगा। चलो स्लाइड हट की देखो, तो टी, अरे यार फ्लो खराब होता है इसमें, एक मिनट से नहीं होंगे, बहुत बढ़िया। देखो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u परसेंट स्क्वायर, ये हम पढ़ के आए हैं, ठीक है सर। तो T1 अपॉन T2 केस 1 है, केस लगाओ इन पे, u1 परसेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 परसेंट स्क्वायर। ठीक है सर, अब गलत लगानी है सर, खेल जाएंगे कैसे? देखो क्या है भाई, कितना लग रहा था, 178 था क्या? ठीक है 178 था, खेल जाएंगे सर। अब तो देखो कैसे, तो T1, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ T1 क्या 178 डिवाइडेड बाय T2 कितना, T2 आपको निकालना है, सभी बता देगा क्या, निकालना भी तो है कुछ। पहले 40% फिर 60, U2 कितना हो गया 60 हो गया, पीछे बता दिया। चलो देखो 40% क्यों लिख रहा हूं, अब इसको मैं एंजॉय करा देता हूँ। 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर, गणित लगा लोगे भाई, लगा लोगे, इतनी तो आती है। T2 इज इक्वल्स टू इंजीनियर्स, चालू हो जाओ। तो कितना 178 इंटू 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400.5। अति उत्साहित लोग सुने, बहुत ज्यादा जो एक्साइटेड पर्सनैलिटी होते हैं ना, सुनो ये क्या आया, डेज में आ गया, क्लियर। सुनो डायरेक्ट टिक लगाओ, डी आंसर लगाओ आप लोग सबसे पहले लगाओ जो अति उत्साहित है। पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, एडिशनल। ये टर्म सर कीवर्ड तो आप बताते हो, इस बार नहीं बताया था, इसीलिए नहीं बताया था कि अब याद रहेगा। एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड, कितना और ज्यादा समय लगेगा, 20% और कंसोलिडेशन होने में। तो 60% कंसोलिडेशन होने में कितना टाइम लगा है, निकाला 400.5, जिसमें से 40% कितने दिन में हो गया, 178 दिन में हो गया। एडिशनल कितना लगा, तो एडिशनल पूछ रहा था ना, देखो तो एडिशनल टाइम, ये लो रुको कलर बदल देते हैं, याद रहे कि गलती ना हो बस। एडिशनल टाइम क्या, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड क्या 400, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बता देता हूं, क्या एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड, टी एडिशनल, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर व्हाट 60% कंसोलिडेशन माइनस टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40% कंसोलिडेशन। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी, माइंड अच्छे से चलेगा। चलो देखो 400.5 माइनस 178, घटाओ भाई घटाओ, इसको क्या आएगा 222.5 डेज। क्लियर है, ये तो घटा लोगे, ठीक है सर घटा लेंगे, तो ये आ गया आपका आंसर, टी एडिशनल। अरे यार ठीक है, टी एडिशनल मिटा देता हूँ, नहीं तो कई लोग तो इसी पे भड़क जाएंगे, सर कुछ भी लिख देते हैं। टी एडिशनल कितना 222.5 डेज, समझ आया। अति उत्साहित लोग, आपको प्रिकॉशन दिया, तो ये तो ऑप्शन गलत, पेपर सिंपल कराए थे आप, तो पेपर सिंपल था आपका, बी करेक्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो, बड़ा स्लो चल रहा है यार आज अपन, है ना। चलो फटाफट करते हैं। 150 क्या, अ फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन अ फुली सैचुरेटेड क्ले। सर आपसे फटाफट तो होगा नहीं, मुझे भी पता है, बोल देता हूं आपका मन रखने। देखो फुली सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी शेयर पैरामीटर आर यूज्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनिशियल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा शेयर पैरामीटर, ये नया टर्म आ गया शेयर पैरामीटर, ये कंसोलिडेशन से हट गए ना, हाँ क्या ये
ये शेयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर आ गया। अब ये आपका शेयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर आ गया। ठीक है, देखो वो बोल रहा है फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन अ फुली सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी शेयर पैरामीटर आर यूज्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा टेस्ट करोगे किसी भी किसकी फुली सैचुरेटेड क्ले की इनिशियल स्टेबिलिटी निकालने के लिए। अब आप कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा छोड़ो और नई चीज पे आओ। क्या, एक बात बताना, क्ले का वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो ज्यादा रहते हैं, वॉल्यूम वॉइड नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा रहते हैं, लेकिन क्ले के वॉइड्स की साइज छोटी। क्ले के वॉइड्स की साइज जब छोटी तो मतलब परमेबिलिटी क्ले से होना, परमेबिलिटी क्या है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द क्ले बहुत कम, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द क्ले बहुत कम, इतना समझ में आता है। तो आप एक बात बताइए कि क्ले से वाटर का रिलीज होना इजी होगा कि टफ होगा, इजी होगा कि टफ होगा, मतलब इजी टफ गलत वर्ड है, रुको। क्ले से वाटर जल्दी रिलीज हो जाएगा कि बहुत टाइम में रिलीज होगा? सर बहुत टाइम में रिलीज होगा, ये भी बात समझ में आती है। ठीक है, बोल रहा है फुली सैचुरेटेड क्ले और इनिशियली, तो टाइम में रिलीज होगा तो आपको बहुत टाइम तक लोड एक जैसा लगाए रहना पड़ेगा किस पर, उस सॉइल पर जो क्ले नेचर की है, सैचुरेटेड है, जिसमें पानी है, बहुत टाइम तक। इनिशियल कंडीशन में कोई पानी रिलीज हो पाएगा क्या? कितनी भी स्ट्रेस लगा दो नहीं होगा। तो कौन सा टेस्ट करोगे जब पानी रिलीज ही नहीं होना, मतलब ड्रेनेज कंडीशन है ही नहीं। ड्रेनेज कंडीशन तो बात की बात है, कंसोलिडेशन होएगा ही नहीं, तो क्या होगा, अनकंसोलिडेटेड। तो पहला टेस्ट कौन सा, अनकंसोलिडेशन होना चाहिए। अब एक बात बताइए, कंसोलिडेशन किसके कारण होता है? सॉइल कहां है, अर्थ के नीचे है, टेक्टोनिक प्लेट्स, बहुत सारा लोड, दुनिया भर का लोड उस पर लग रहा था, दुनिया भर का लोड उस पर से लग रहा था, उसमें से पानी नहीं निकाल पाया, इनिशियली नहीं निकाल पाए। क्यों? क्ले के पोर्स में से पानी इतनी जल्दी निकलता नहीं है, तो नहीं निकाल पाया। आप बताइए, ये होती है, मैं दो चीज बात खत्म कर देता हूं, क्या रुको। अब आप बताइए, आप जब टेस्ट कर रहे हो तो एक स्पेसिमेन लिखते हो, क्या स्पेसिमेन लेते हो, याद करो, ट्राई एक्सियल स्पेसिमेन आपने लिया था, उस पर आप डीविएटर खुद से एक स्ट्रेस लगा रहे थे। कौन सी डीविएटर स्ट्रेस? आप बताइए, जब दुनिया भर का लोड उस पर लग रहा था, टेक्टोनिक प्लेट्स उस सॉइल पे लोड लगा रही थी, आप बताइए तब जब उसका पानी नहीं निकल पाया, मतलब कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, तो ये आपकी डिविएटर स्ट्रेस से कंसोलिडेशन हो पाएगा क्या? कोई ड्रेनेज हो पाएगा क्या वाटर का? नहीं हो पाएगा। तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, दोनों कंडीशन क्या, पानी निकलने नहीं है, तो मतलब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट आप यूज करोगे इनिशियली किस पर, फुली सैचुरेटेड सॉइल क्ले की प्रॉपर्टी शियर पैरामीटर निकालने के लिए। बात समझ में आई? क्यों करेंगे, फिर से बता रहा हूं, एक लाइन याद रखना, क्या, क्ले के पोर्स कम, मतलब क्ले में वॉइड्स की जो साइज रहती है वो छोटी होती है, उसके कारण से परमेबिलिटी बहुत कम हुई, परमेबिलिटी कम हुई तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो इसका मतलब क्या, बहुत सारी इनिशियली पानी रिलीज नहीं होगा, जब वाटर रिलीज नहीं होगा, एक्सपेल आउट नहीं होगा पोर वाटर, तो क्या अनकंसोलिडेटेड रह गया। जब इतनी सारी बड़ी स्ट्रेसेस नहीं करा पाई, तो आप जो टेस्ट करते टाइम मैन्युअली आपने जो डिविएटर स्ट्रेस लगाई वो क्या ड्रेन करा पाएंगी? सब नहीं करा पाएंगी, इसलिए टेस्ट का नाम हो गया अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन या नॉन ड्रेन टेस्ट। इसको और क्या बोल सकते हो, अनड्रेन, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इससे इनिशियली ये काम नहीं आएगा। जब ड्रेनेज हो ही नहीं रहा है तो आप ड्रेनेज मेजर, पोर प्रेशर मेजर ही नहीं कर पाओगे जब ड्रेनेज नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, आपको ये वाला ऑप्शन नहीं कंसीडर, ये सी कंसीडर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। If the time required for 50% consolidation of a remolded soil sample of clay with single drainage, फिर से वही सिंगल ड्रेनेज, चलो चालू हो जाओ। क्या टाइम रिक्वायर्ड, यू परसेंट कितना दिया है, 50% कितना दिया है, 50%, यू परसेंट कितना दिया है, 50%। ठीक है, सैंपल ऑफ क्ले विथ सिंगल ड्रेनेज डी, तो सिंगल ड्रेनेज में डी बराबर एच, सर आपने ये तो याद करा दिया है, सिंगल ड्रेनेज में डी बराबर एच होता है। टाइम कितना लग रहा है इतने के लिए, टी लग रहा है। देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट द सेम सैंपल, सेम सैंपल, ये सेम सैंपल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सेम मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज सीबी, सेम ऑफ क्ले विथ द सेम डिग्री ऑफ यू परसेंट, यू परसेंट कितना, सेम, केस 2 लिख रहा हूं इधर, बार बार नहीं लिख रहा आप केस वेज में, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बट विथ डबल ड्रेनेज, तो डी की वैल्यू ये बार बार लिखूंगा क्योंकि बार बार जरूरी है, डी बराबर h/2। तो देखो दो चीज चेक करना है वो रिलेशन लगाने में, कौन सा रिलेशन लगाने में, T1/T2 इज इक्वल्स टू D1
स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे याद ही नहीं किया, ऐसे याद ही नहीं किया तो नई नई चीज क्यों, ऐसे याद ही नहीं किया। क्या याद किया था हमने, टी बाय डी केस 1, इसमें स्क्वायर लगा दिया, बराबर टी बाय डी स्क्वायर केस 2, ये याद किया। तो यही याद रखना है, ठीक है। इसके लिए दो चीज चाहिए इसको लगाने में के लिए, क्या, u% सेम होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम होना चाहिए। दूसरा, सेम सॉइल का सैंपल, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सेम, मतलब CV की वैल्यू सेम, तभी लगा पाओगे। लगा पाओगे कैसे लगाना है पीछे बता दिया, बस सवाल सॉल्व करो, सवाल सॉल्व करो, लिखो लिखो, इधर लिखो, कलर चेंज करो, कलरफुल बना देते तुम्हारी लाइफ। देखो टी, टाइम टी लग रहा पहले में, तो टी लग रहा, ठीक है। डी क्या है, सिंगल ड्रेनेज, तो एच स्क्वायर। दूसरा आया तो टी, ये तो निकालना है, तो टी डबल ड्रेनेज लिख दूं मैं इधर, ये सिंगल ड्रेनेज में टी, ये हो गया सिंगल, ये हो गया डबल। क्लियर है, सिंपल रखो। तो टी है सिंगल में, टी दिया है, टी लिख दिया, क्योंकि टी के टर्म में आंसर ले रहा है, ठीक है। तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच बाय टू क्या, एच स्क्वायर इंटू टू। क्लियर है बात, ठीक है। एच स्क्वायर नहीं थोड़ी क्लियर नहीं है। एच बाई टू के स्क्वायर 4, ऊपर कितना गया, ऊपर गया 4, ऊपर हुआ 4, ठीक है। क्लियर नहीं है बात। टी डी निकाल दो, कितना हुआ 0.25। एच स्क्वायर एंजॉय, ठीक है, इसको एंजॉय करा दो, ये तो एंजॉय कर गए। ये कितना हो गया इंटू टी याद रखना भाई ये। तो डबल ड्रेनेज में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। पहले टी लग रहा था, अभी 1/4 लगेगा कम। तो देखो t/4.2 इतना लिख दो, या फिर लिख ही दे रहा हूं भाई, इधर लिख दे रहा हूं, इसको t/4 भी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों, t/4 बोलते हैं। बस कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। क्लियर, t/4 आंसर करेक्ट। चलो आगे बढ़ो। 152, if delta P is increment of pressure on a normally consolidated saturated soil mass। डेल्टा P क्या है, आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड सॉइल मास, ये नया टर्म आ गया क्या, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, ये क्या होता है भाई, नॉर्मल, पिछले लेक्चर में बताया, फिर से बता दे रहा हूं, किस ऐसा सॉइल स्पेसिमेन या सॉइल की सरफेस जिस पर ये स्ट्रेस जो अभी लग रही है ना, प्रेजेंट में जो स्ट्रेस लग रही है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, इससे ज्यादा स्ट्रेस इस सॉइल के सरफेस ने कभी झेली नहीं है, कभी आई नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल क्या, आपके गांव में जमीन है, जमीन पे सिर्फ अभी खेती हो रही है, उधर एक टेंडर पास हुआ, आप जैसे जब आप बनोगे ना अधिकारी, आप गए उधर, बना दिया आपने, क्या स्कूल बना दिया, तो वो स्कूल पहली बार उस जगह पे बना है, इतनी स्ट्रेस उसके पास कभी आई नहीं थी, इतनी स्ट्रेस कभी आई नहीं थी। तो उस सॉइल को क्या बोलोगे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। समझ आई बात, ठीक है सर, बता दिया, अच्छा किया। एज पर टरजागीज थ्योरी, ये आ गए भाई फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, ये पहली बार आया अभी टर्म, बहुत यूज होना है आगे। एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इंक्रीमेंट, दैट इज व्हेन T is equal to 0, what is the pore pressure developed in the soil mass। समझना बात, आपने क्या किया, आपने इंक्रीज किया किसको, स्ट्रेस को या प्रेशर को। जैसे ही आपने इंक्रीज किया, सैचुरेटेड, क्या सैचुरेटेड, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट शुरू से आ रहा, सैचुरेटेड मतलब हर वॉइड पानी से भरा हुआ है। जैसे ही आपने जितनी स्ट्रेस लगाई, टोटल प्रेशर कौन ले गया, उड़ता हुआ तीर कौन लेने की आदत है, किसको आदत है, पानी को, पानी टोटल प्रेशर ले गया। तो जितना इंक्रीज किया उतना ही पानी प्रेशर पे आ गया, प्रेशर में आके मुझे अब तो निकलना पड़ेगा, मुझ पे प्रेशर है। तो जितनी आप क्या करोगे, जितनी आप इंक्रीज करोगे प्रेशर को, उतना ही क्या, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो क्या पूछ रहा है कि जब आप इतनी डेल्टा P इंक्रीमेंट करोगे तो कितना पोर प्रेशर डेवलप होगा, तो इक्वल टू डेल्टा P डेवलप होगा। जितना आप स्ट्रेस या प्रेशर लगाओगे, इंक्रीज करोगे, उतना ही क्या, पीछे उसको डर लगेगा कि प्रेशर आ गया मेरे पास, अब निकलना है, तो डेल्टा P कितना जनरेट होगा, उतना ही जितना इंक्रीज किया है। समझ आई बात सर, समझ आती है। चलो आगे बढ़ो। देखो 153 क्या कह रहा है, The wide pressure diagram is shown below. What is the coefficient of compressibility? आपको coefficient of compressibility खेलना है, इससे आप खेलना है, चौथी बार आया है सवाल। चलो ए बी,
एवी इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है ठीक है, डेल्टा ई क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कम इनिशियल ज्यादा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव लिख नहीं रहा हूं, नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉइड रेशियो कम हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देते जा रहा हूं, याद रखना सर को, 0.7 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार इज 70। ये तो रिपीट हो गया लगता, ठीक है लास्ट क्लास में किया, मेरे को याद आ रहा है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 0.0.0.2 क्या है यूनिट, मीटर स्क्वायर पर टन, टन की जगह किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं हम। ठीक है क्लियर, ये रिपीटेड है। आगे बढ़ता हूं चलो आगे बढ़ो। देखो 154 क्या कह रहा है, अ क्ले लेयर 3 मीटर डीप सैंडविच्ड बाय परवियस मटेरियल, द सॉइल रीचेस 90% कंसोलिडेशन इन 3 years, एट अनदर साइड द सेम क्ले लेयर इज बाउंडेड बाय इम्परवियस बाउंड्री एट द बॉटम एंड सैंड एट द टॉप, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय, भाई वही सवाल आ गया ना, वही सवाल आ गया फिर से। देखो क्या, थोड़ी सी लैंग्वेज बस घुमाई, आप घूमना नहीं, आपको तो कॉन्सेप्ट बता दिया क्या, पढ़ो क्ले लेयर 3 मीटर डीप, क्या है थिकनेस क्या है इसकी 3 मीटर, तो एच कितना लिख दिया आपने 3 मीटर, इस सैंडविच्ड बाय परवियस मतलब जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं मतलब एग्जांपल क्या होगा इसका, एग्जांपल होगा इसका सैंड, एग्जाम्पल हो गया सैंड, परवियस क्या सैंड, मतलब उससे ड्रेनेज आसानी से हो सकता है। द सॉइल रीचेस 90% कंसोलिडेशन, तो यू परसेंट कितना दिया आपको 90%। क्लियर, इतना समझ आ गया सर, ठीक है। कंसोलिडेशन इन 3 years, कितने टाइम में 3 साल में, 3 years। ठीक है, सैंडविच्ड बाय परवियस मटेरियल, सैंडविच्ड मतलब क्या, सैंडविच खाया ना भाई, ऊपर से एक ब्रेड, नीचे से एक ब्रेड, बीच में क्या मटेरियल क्या है, सॉइल पढ़ रहा है भाई, इंपॉर्टेंस दो, मटेरियल क्या है बीच में जो टेस्टी लगता है, सॉइल है। तो सैंडविच्ड बिटवीन, इसका मतलब क्या, इधर समझ लो, केस 1 यहां चल रहा है ना, रुको कहोगे सर घोच पोच हो गया, इधर ही लिखता हूं, तो देखो ये है आपकी सॉइल, क्या है सॉइल, जो माल बीच में भरा रहता है सैंडविच के बीच में। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपका परवियस मटेरियल, ये पोर्स वाला मटेरियल। सैंडविच क्या है, सॉइल सैंडविच है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ परवियस मटेरियल हो गया, दोनों तरफ सैंडविच्ड बिटवीन, मतलब दोनों तरफ, याद रखो ये शब्द आए तो फिर से याद रखना, दोनों तरफ परवियस मटेरियल, इसका मतलब क्या, डबल ड्रेनेज है, क्या है, डबल ड्रेनेज है। तो जब डबल ड्रेनेज है तो सर ने क्या बताया, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी इज इक्वल टू h/2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था, अंग्रेजी भाई, अंग्रेजी, बस इधर इंग्लिश का खेल है, बाकी तो आप बना ले जाओगे। अब बोल रहा है कि एट अनदर साइट द सेम के लिए, ये टर्म क्यों सेम के लिए, ये वर्ड क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सेम करानी, मतलब सीवी की वैल्यू हमें सेम करानी है। ठीक है, लेयर इज बाउंडेड बाय इम्परवियस बाउंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट, इम्परवियस मतलब क्ले मान लो और रॉक मान लो, डायरेक्ट रॉक मानो, पानी निकलने नहीं देना, बाउंड्री एट द बॉटम, नीचे अब क्या आ गया, ये मैं लिखता हूं इधर इसको केस 1, चलो कलर तो चेंज है ही, ये केस 1 है। ठीक है, इस सवाल को दे दिया केस 1, दूसरा बनाता हूं मैं, फ्री हैंड बना रहा हूं। ठीक है, आप कौन चौकोर इकट्ठा करे, देखो ये है केस 2, क्या केस 2, इसमें क्या है, ऊपर तो आपकी सेम कंडीशन है, ऊपर क्या सेम कंडीशन है, इधर परवियस लेयर है। ठीक है, बोल रहा है बॉटम में आ गया इम्परवियस लेयर, बॉटम में क्या आ गई इम्परवियस लेयर, देखो कैसी इम्परवियस लेयर, ये आ गई रॉक, ये ऐसी रॉक आ गई, पानी नहीं निकलने देंगे पानी को, बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, बाउंड्री एट द बॉटम एंड सैंड एट द टॉप, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस लेयर टू रीच 90%, ये अच्छा दे दिया भाई, 90% सेटलमेंट, ना भाई 90%, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इधर लिख दे रहा हूं मैं कंसोलिडेशन, इतना सेम कंसोलिडेशन होने में कितना समय लगेगा। केस 2 में सॉइल के अंदर लिख दूं, इसका यू परसेंट कितना है 90%। ठीक है, ड्रेनेज क्या बचा, एक बचा, तो इंपॉर्टेंट चीज है, कलर चेंज करते हैं, रुको, ये वाला नहीं लिया आज तक, कलर लेता हूं, देखो अच्छा है यार, डी बराबर एच, क्लियर, डी बराबर एच केस 2 में। अब बताइए, क्वेश्चन वैसे ही बन गया ना, वैसे ही बन गया, इधर क्या था, दो सैंड लेयर थी, दो इम्परवियस लेयर थी, टाइम क्या था कम लगेगा,
एक ही रास्ता है भागने का टॉप में, बस नीचे तो इम्परवियस लगा दिया तो टाइम ज्यादा लगेगा। इतने सवाल कि ये डायरेक्ट करके बताऊं क्या, जब भी आपने एक चीज सोचा होगा कि 2 का स्क्वायर होके ऊपर जाता है, 2 का स्क्वायर होके ऊपर जाता है मतलब क्या, 4 गुना समय अब कम लगेगा, कोई भी चीज है 4 गुना कम समय लगेगा। अभी कितना लग रहा था 3 इयर्स, मतलब 4 गुना कम समय किसमें लगेगा, जिसमें दो तरफ दरवाजा होगा। तो ये तो समझ पा रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं। अब एक दरवाजा बंद किया मतलब इसमें 4 गुना समय ज्यादा लगेगा। 4 गुना समय ज्यादा क्यों लग रहा है, 2 का स्क्वायर नीचे आएगा, 2 ऊपर जाता है। तो हमेशा याद रख लो, याद कर लो। क्या बार बार इतना करोगे क्या सवाल में, नहीं, याद कर लो। अगर डबल ड्रेनेज है तो उसमें समय क्या कम लगेगा, अगर आपका सिंगल ड्रेनेज समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 4 गुना। इधर 3 साल लग रहे हैं तो कितने, 12 साल। कितना लगेगा, 12 साल। एक ये कंडीशन बस होनी चाहिए, नहीं तो पता चला एक सवाल आएगा, अभी कराऊंगा। ये देखो, दो डबल ड्रेनेज से सिंगल ड्रेनेज में है तो 4 गुना। समझ में आया कैसे करना है, t/d², वही सेम क्या, t/d², 1 इज इक्वल्स टू t/d², d² 2, सेम लगा दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। मैंने एक तरीका बता दिया, क्या, 4 गुना ज्यादा समय लगेगा किसमें आपकी, जब सॉइल एक ही लेयर इम्परवियस होगी। एक क्या लगा दी, इम्परवियस। तो 3 चौको 12, 3 × 4 12, तो 12 आपने खोज लिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन। अब सर ट्रिक भी दे रहे हैं, समझ आया, ले जाओ भाई, चलो आगे जाओ। चलो 155, क्या, इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट वॉइड रेशियो डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.8 टू 0.7। तो इनिशियल को क्या लिखते थे, ई नोट लिखते थे ना सर, लिखते थे 0.80। फाइनल को लिख दिया, फाइनल को ई ही रहने दो, ई रहने दो, ठीक है। ई इज 0.E1 लिख दूं, ठीक है, E1 लिख दो सर, 0.70, क्लियर, लिख दिया। व्हेन द लोड वाज चेंज्ड फ्रॉम 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, लोड बोल रहा है लेकिन है स्ट्रेस, क्यों, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट दी है क्या, सिग्मा नॉट। इनिशियल कितने दिया है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कितना हो गया आपका 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब सिग्मा 1 कितना हो गया, 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा, डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा, 80 - 40, मतलब डिफरेंस। और चेंज इन स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस दिया है लेकिन होती क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस होती है 80 - 40, क्योंकि पानी भी है, पानी भी तो है माइनस हो रहा है, तो 80 - 40। अब कहोगे कि पानी भी तो माइनस हो रहा, क्या बड़बड़ा रहे सर, पीछे सीपेज वाला लेक्चर है, देख के आना, इफेक्टिव स्ट्रेस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द कंप्रेशन इंडेक्स, अभी तक कंप्रेसिबिलिटी निकलवा रहा था, पहली बार इसको बोला है। पहले ही सवाल में मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, क्या, सीसी, कंप्रेशन इंडेक्स, सीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, सीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा ई, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट बार। ठीक है, या फिर कहीं कहीं क्या दे देगा, सिग्मा 1 बार, यहां लिख रहा हूं सिग्मा 1 बार होता है किसके बराबर, सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार। इसकी जरूरत ही नहीं थी, मैंने फालतू निकाल दिया, डेल्टा सिग्मा बार। ऐसा भी दे देगा इसकी जगह, तो कंफ्यूज मत होना, सब कंफ्यूजन दूर करके चल रहा हूं भाई। पेपर बस अच्छे से देना है आपको, बस बैठना है, शेयर करना है, मतलब दोस्तों को बताते जाना कि यहाँ भी ये चल रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया, चलो कट रहा है, चलने दो, इतना चलेगा, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, चेंज इन वाइड रेशियो 0.8 - 0.7, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन मैं इधर लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि याद रखना, कभी बेइज्जती मत कराना कि सर ऐसा बताया था, नहीं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉग बेस 10 सिग्मा 1 बार क्या, 80 डिवाइड बाय सिग्मा नॉट बार 40। सॉल्व करो, कैलसी दिया है ना इस बार, उपयोग करो, अब करो 0.9 - 0.7 डिवाइडेड बाय लॉग, इसको 2 लिख दो डायरेक्ट, 80/42 तो कितना है, 0.3332। खोजो भाई, आंसर खोजो, माहिर हो, सी आंसर तो सब बैठेंगे कि टिक लगा दो सर। समझ आया समझ, चलो आगे बढ़ो, ये याद रखना है, फॉर्मूला याद करते जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 156 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन ऑफ अ क्ले लेयर इफ इंस्टेड ऑफ डबल ड्रेनेज द ड्रेनेज इन इज अलाउड एट सिंगल फेस ओनली। कितनी बार भाई,
द रेट ऑफ कंप्रेशन विल बी, रेट ऑफ कंप्रेशन विल बी, नए तरीके से पूछा। रेट ऑफ कंप्रेशन, देखो आपने क्या किया, रेट, रेट ऑफ कंप्रेशन, रेट किससे बताते हो आप, टाइम के बीच में क्या रेट, ऐसे बोलो क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का स्पीड बोलता है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का स्पीड बोलता है, तो ये एक रेट बता रहा है किसका, डिस्टेंस के चेंज होने का रेट बता रहा है, वो होता है स्पीड, ठीक है। ऐसे रेट ऑफ कंप्रेशन है टाइम के साथ, टाइम के साथ जितना कंप्रेस्ड होता जा रहा है वो रेट ऑफ कंप्रेशन है। तो आप एक बात बताइए कि आप लोड लगा रहे हो, आपके पास दो दरवाजे हैं भागने के, आपके पास नहीं, आप क्यों भागोगे, पानी को भगाते हैं अपन, रुको रुको, ठीक है, आपके पास दो दरवाजे हैं भागने के, पानी भगाना है, चलो दो दरवाजे भागने के हैं, आप कंप्रेशन लगा रहे हो, कंप्रेशन, तो रेट जितना ज्यादा ये कंप्रेस होता जाएगा, जितना ज्यादा ये दबता जाएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब डबल ड्रेनेज में रेट ऑफ कंप्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है सर। तो वही बोल रहा है, ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन ऑफ अ क्ले लेयर, इफ इंस्टेड ऑफ डबल ड्रेनेज, इंस्टेड ऑफ डबल ड्रेनेज, ये सॉइल है इधर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डबल ड्रेनेज द ड्रेनेज इज अलाउड एट सिंगल फेज, अभी दो तरफ था, दो तरफ था, अब क्या अलाउड एट सिंगल फेज, अब मतलब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, एक बार बना दिया, ठीक है, बहुत है। अब इधर क्या लगा देते हैं, इधर लगा दिया इम्परवियस लेयर, ऐसी ऐसी ऐसी, इधर से पानी निकलने नहीं देंगे, सिंगल फेस, बस यहां से पानी निकलेगा, ये क्या है, सैंड टाइप है, यहां से निकलेगा, तो एक फेस से पानी निकल रहा है, तो क्या पूछ रहा है कितना हो जाएगा, जब एक फेस से निकलता है तो एक बात बताओ, दो फेज से पानी निकल रहा था, इसका मतलब टी टाइम लग रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब मैंने बोला एक फेज से निकलेगा तो क्या 4 गुना ज्यादा समय लगता है, 4 गुना ज्यादा समय लगेगा, मतलब कंप्रेशन और स्लो हो जाएगा, कितना स्लो हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऊपर दिया, समझ आया, समझ आया सर, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है। 157 क्या, क्ले सैंपल ओरिजिनली 26 mm थिक, 26 mm थिक, H नॉट ओरिजिनली लिख दो 26 mm थिक, एट अ वॉइड रेशियो 1.22, इनिशियल वॉइड रेशियो कितना है, E नॉट, E नॉट इज इक्वल टू 1.22, was subjected to a compressive load, compressive load लग रहा है भाई, लगाते जाओ, after the clay samples was completely consolidated, its thickness was measured to be 24 mm, जब ये कंप्लीटली कंसोलिडेटेड हो गया, मतलब HF मतलब फाइनल कंसोलिडेशन पर, उस टाइम पे हमने थिकनेस देखी तो कितनी थी, 24 mm थी, 24 mm थी, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल वॉइड रेशियो, कितने सवाल कर लिए, लगाओ क्या, हमने देखा है डेल्टा एच मतलब सेटलमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। कितनी बार सवाल करा दिया, फिर से पैक कर लो, याद कर लेना, पैक इसलिए कराता हूं कि याद कर लो। चलो देखो, सॉल्व करो, डेल्टा एच चेंज डेल्टा एच क्या है, सेटलमेंट, डेल्टा एच क्या शो कर रहा है, सेटलमेंट को शो कर रहा है, तो 26 माइनस 24, 26 थी बची 24, कितनी सेटल हो गई, कितनी सेटल हो गई, 2 mm सेटल हो गई, mm है ना, ओके, mm सेटल हो गई, डिवाइडेड बाय 26, 26, क्योंकि h नॉट 26 है, डेल्टा ई निकाल दो, 1.22, अरे फाइनली तो पूछ रहा है, मैं वही कहूँ, फाइनल तो दिया नहीं, 1.22 माइनस ई फाइनल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट क्यों लिख रहा हूं मैं, ई नॉट तो दिया है ना, बार बार क्यों लिखा हूं, 1.22, चलो कैलसी उठाओ, दिया है ना, उपयोग करो 2/26 इंटू 2.22, ठीक है, ये भी समझ आया, तो 1.22 माइनस आंसर किया तो ये 1.049 आता है, ये ई फाइनल कितना आ रहा है, 1.049, देखो है क्या, 1.05, इतना संभाल लोगे ना भाई, ठीक है संभाल लोगे, इतना तो आता है, 0.49 को 0.5 लिख दिया, 0.05, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समझ आ रहा है भाई, ओके। एनर्जी मेंटेन, लास्ट की तरफ जा रहा है सेशन की, अब देखो, 1 मीटर थिक लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले ड्रेन्ड एट बोथ फेसेस, केस 1, आप लिखा केस 1, लेयर की थिकनेस क्या है, h इज इक्वल टू 1 मीटर, क्लियर, समझ आया, सेटल्स बाय 10 सेंटीमीटर इन 1 ईयर, तो टाइम लिया इसने 1 साल, और सेटल कितना हुआ, सेटल हुई कितनी, डेल्टा एच कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, सेटल हो गई 1 साल में। इफ अ थिन लेयर ऑफ परवियस सॉइल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडिल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन,
बहुत ज्यादा, मतलब चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस देगा ये वाला। देखो कैसे, देखो 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 देखो, ये देखो, ये है सॉइल, इनिशियली ये सॉइल थी, ठीक है, ड्रेन्ड एट बोथ फेसेस। बोथ फेसेस मतलब क्या, कलर बदल ही देते हैं यार, पानी को निकालना है, कलर तो बदलना पड़ेगा। यहां से भी ये सैंड लगा दी, ड्रेनेज मतलब यहां से पानी निकलेगा, यहां से भी पानी निकल जाएगा, ड्रेन्ड एट बोथ फेसेस, ठीक है, समझ आया सर, ठीक है। In 1 year, if a thin layer of pervious soil is introduced in the middle of this layer, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंट्रोड्यूस कट गया चलेगा। देखो बीच में क्या किया आपने, एक थिन लेयर के लिए इंट्रोड्यूस किया, परवियस है, ये क्या है, परवियस है, तो इसमें से भी क्या, इसमें से भी पानी निकल सकता है, ठीक है, बीच में दिया। then what will be the period during which the settlement of 10 centimeter will be completed? अब एक बात बताइए, डबल ड्रेनेज था ऑलरेडी, जब डबल ड्रेनेज हो रहा था तो 1 साल लग रहा था, 1 साल लग रहा था, डबल ड्रेनेज था तो 1 साल लग रहा था। अब बीच में क्या लगा दिया इसने, बीच में भी क्या लगा दिया, एक परवियस लेयर लगा दी। आप एक बात बताओ, डबल ड्रेनेज के केस में डी की वैल्यू क्या पड़ी आपने, h/2, ठीक है सर, अरे यार रुको, h/2 ये पढ़ी आपने, ठीक है, समझ में आता है। अब जब बीच में एक और लेयर लगा दी तो इसके लिए भी ये एक ड्रेनेज, इधर की सॉइल के लिए, इधर का जो पानी ऊपर का, उसके लिए भी एक ड्रेनेज पाथ हो गया, और यहाँ की सॉइल के लिए भी एक ड्रेनेज पाथ हो गया, ऊपर वाली सॉइल के लिए एक ड्रेनेज पाथ है, इसके लिए ड्रेनेज पाथ है। समझ आई बात, समझ में आई बात सर। तो क्या एक बात बताओ, इनके लिए दो ड्रेनेज पाथ और बढ़ गए ना, दो ड्रेनेज पाथ और बढ़ गए, तो देखो कैसे करोगे आप इसको, T/D स्क्वायर 1 बराबर T/D स्क्वायर 2। देखो तो आपके पास क्या है, T टाइम है पहले का 1 ईयर, D कितना है, h/2, कितना है, h/2 स्क्वायर, तो h²/4 लिख दूं इधर, ठीक है सर, सही किया आपने, यही लिख दिया, ठीक है, h²/4 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल्स टू T/, अब देखना इसके लिए कितना हो गया, इसके लिए कितना हो गया, इसके लिए 4 हो गया ना, h/4, ठीक है, तो देखो h²/16, h²/16, क्लियर, ठीक है सर, ये भी समझ आया, तो 4 ऊपर गया तो 4/h² डिवाइडेड बाय 16/h² इंटू टी ऊपर था, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 टाइम्स ऑफ, ये कैसे हुआ, 0.25 टाइम्स ऑफ टी। क्लियर है बात सर, आती है बात समझ में, ठीक है, समझ आती है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब डबल ड्रेनेज ऑलरेडी था, बीच में आपने एक परवियस लेयर दे दी, तो क्या 0.25 टाइम्स समय लगेगा, जहां 1 साल लग रहा था 1/4 समय में ही कंसोलिडेशन हो जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो चलो, 1 मिनट रुको, कुछ गलत किया क्या, 4 ऊपर, 1 मिनट, ये क्या है, 1 मिनट, 4h², 1 मिनट, इधर कुछ गलत किया है, ये जाएगा ऊपर 16, ठीक है, 0.25 टी, क्लियर। यहाँ देख लो आप, T1/T2 D1/D2 होल स्क्वायर, T1/T2 इज इक्वल टू हाफ, D1 क्या इधर हाफ, इधर क्या हो गया 1/4, इसको सॉल्व किया, T1/T2 बराबर इतना, तो ये हाफ, ठीक है, क्लियर है। चलो 159 क्या, if instead of single drainage the number of drainage faces is increased to 2 in corresponding soils, the rate of compression will be 4 times क्या हो जाएगा, अब फास्टर हो जाएगा, सिंगल से 2 गुना कर दिए डबल ड्रेनेज, तो बार बार बता चुका हूं, 4 टाइम्स फास्टर। क्लियर है, क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो बढ़ जा भाई। 160 लास्ट क्वेश्चन सेशन का, चलो देखो क्या, सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट है लेकिन मजा देके जाएगा, मजा लेके जाओ, क्या, क्रीप इन सॉइल्स इज कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब क्या, दर्शाना, क्या, दर्शाना, कौन सा
ऑप्शन आपको सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप को दर्शा रहा है। क्रीप एक सब्जेक्ट ने आरसीसी में भी पढ़ा, सोम में भी आप पढ़ते हो, जहां तक कि स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में भी पढ़ते हो। क्या क्रीप? क्रीप क्या है? सॉरी, क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। क्या है? टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। मतलब आपने क्या किया, एक सॉइल यहाँ सॉइल की बात कर रहे हैं या कोई भी स्पेसिमेन है, उस पर क्या किया आपने, एक लोड लगाया। जब आपने लोड लगाया और आप भूल गए लगा के, क्या होगा कि धीरे 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 उसके जो सॉइल के ग्रेन्स हैं उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने लगेगा, वो क्या डिफॉर्म करने लगेंगे, और वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएंगे। तो ये क्या है, लेकिन ये क्या बहुत समय तक वो लोड उस पर रखा रहा। मतलब फॉर एग्जांपल हम जैसे देखते हैं कि पानी की टंकी है, छत पे रखी हुई है, वो भरती है, वो भरी हुई रखी हुई है, मतलब आप भूल गए उसको, तो वो एक टाइम आएगा कि जो स्लैब पे जो रखी हुई है उसके ग्रेन्स में क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। वो किसके कारण आएगा? क्रीप के कारण। तो टाइम डिपेंडेंट जो स्ट्रेन आया है वो किसके कारण आया है? टाइम, उसके लोड जो एग्जिस्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्रीप। अब देखो, हमने शुरू में जब क्लास स्टार्ट की तो हमने बताया कि इनिशियली जो आपने लोड लगाया उससे क्या पोर एयर निकली, उसको इनिशियल कंसोलिडेशन या फिर इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पैक्शन हमने बोला। दूसरा, पानी निकला, मतलब क्या एक्सपेल आउट हुआ, क्या वाटर, उसके लिए हमने क्या बोला, उसके लिए हमने बोला प्राइमरी कंसोलिडेशन है। अब जब मैंने तीसरी चीज बताई थी कि सॉइल के ग्रेन्स क्या हो गए, सॉइल के ग्रेन्स डिफॉर्म हो गए क्योंकि उसमें ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेस लगा, उसको क्या बोला? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब बताइए क्रीप और कौन सा इसमें कंसोलिडेशन है जो क्रीप के साथ क्या कर रहा है, मेल खा रहा है? कौन सा खा रहा है मेल? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो देखो दोनों में सॉइल के ग्रेन्स डिफॉर्म हो रहे हैं, हाँ सर हो रहे हैं, इसलिए क्रीप कंटिंजेंट किसको दर्शाता है सेटलमेंट में? सेकेंडरी कंसोलिडेशन को दर्शाता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा और बहुत मजा आया होगा। कॉन्सेप्ट जहां आते तो मजा आता है ना मजा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस हमने सीखे हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, रिवाइज करना है। ये हमारा सेशन यहाँ होता है एंड, आप रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, रिवाइज करते रहिए। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए। कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट आए आप कमेंट्स में पूछिए, जरूर पूछिए, बार बार पूछिए। पूछने से क्या आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको मिलता जाए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा दो, जैसे ही आएगा ये सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके लिए चाहिए ये सेशन जो हमने किया है उसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो क्या ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नोट कर लो, इस पर जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपका सारा काम हमने आसान कर दिया है। देखो, ये तो हो गई पढ़ाई की बात, आपको जुड़ना क्यों है। देखो, गेट और ईएससी के क्वेश्चंस आप खुद से बैठ के सारे नहीं कर सकते हो, हम आपको करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने सारा एनालिसिस करके आपको ये कंटेंट लेके आए हैं। आप देखो, आपको फाइनली आप एक चीज नहीं सीख रहे, पूरा चैप्टर में इन 20 क्वेश्चन में रिवाइज करा के निकल जा रहा हूं, आपको सब कुछ चीज बता के जा रहा हूं। तो आपको ये वीडियो देखना है और ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।